स्टूडेंट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस के लेक्चर्स तक हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था भाई कि अगर y इक्वल टू कोई एफ फंक्शन हो तो किस तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, किस तरीके से चैन रूल को अप्लाई कर रहे थे। सिंपली अगर कम शब्दों में कहें हम, तो हमने सीखा है कि अगर y इक्वल टू एफ कोई फंक्शन हो तो किस तरीके से हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम लोग d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं, d2y बाई डी एक्स टू कैसे फाइंड करते हैं, या फिर और भी कोई ऑर्डर का डेरिवेटिव, वो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम प्रीवियस की क्लासेस तक ये सिखाना चाह रहे थे कि भाई डेरिवेटिव का और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैन रूल क्या है। चैन रूल किस तरीके से कोई फंक्शन में चैन रूल अप्लाई करके हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, आप चाहे रांची यूनिवर्सिटी से हो, चाहे VBU से हो, चाहे SKMU से हो, चाहे BBMQ से हो, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, है ना। चलिए फिलहाल अभी मुझे ये बता दीजिए कि क्या क्लियर है सबको? अभी जो मैंने लास्ट के लेक्चर्स तक सीखा है चैन रूल कैसे हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे, क्या क्लियर है? और अगर चैन रूल क्लियर है तो आज हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि एक फंक्शन को लगातार डिफरेंशिएट करना हम लोग सीखेंगे। जैसे एक बार करेंगे क्या होगा, एक बार और करेंगे तो क्या होगा, और एक बार करेंगे तो क्या होगा। हम देखेंगे कि भाई किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएशन करने से एक रूल आ जाएगा। मतलब एक बार किए कुछ रूल मिल जा रहा होगा, 2 बार 3 बार ऐसा करके कुछ रूल मिल जाएगा, और रूल मिलने के बाद हम देखेंगे कि भाई हाँ n बार करेंगे तो ऐसा ही होगा, हर बार ऐसा ही होगा। तो n बार एक रूल मिल जाएगा, जनरल रूल मिल जाएगा। जनरल रूल में हम डायरेक्ट पता कर पाएंगे, हाँ भाई जनरल रूल मिल गया, तो उस रूल से कह पाएंगे कि ये जो रूल है अब 10 बार करना है 10 रख दीजिए, n की जगह पर निकाल दीजिए, 20 रखना है 20 बार कर दीजिए, निकाल दीजिए, डायरेक्ट बिना डिफरेंशिएशन किए। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, सक्सेसिवली लगातार डिफरेंशिएशन करके जनरल रूल को फाइंड करते हैं। चलिए हम एक बार देख ले, क्लियर है सबको? देखिए, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला स्टूडेंट हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, और फिर इसका क्या उपयोग है इसके बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शंस के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में हम समझाते हैं यहाँ पे। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, यहाँ पे चलिए हम इसी को कॉपी करके लिख लेते जल्दी से, आप लोग भी लिखिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, is a process of deriving is a process of deriving is a process of deriving higher order derivative, higher order derivatives from a function, from a function by sequential differentiating, by sequentially differentiating, by sequentially differentiating। अब ये हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको समझेंगे और इसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शंस के बारे में। तो उसको नोट करके हम लोग लिखेंगे उसको, और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अभी तक हमने क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए y इक्वल टू कोई एफ फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को हमें 10 बार डिफरेंस मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो मींस मान लीजिए आपको y5 निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिवली लगातार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 5 बार। तो वही, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, किसका प्रोसेस है, ऑफ डिराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को डिराइव करने का ये प्रोसेस है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फ्रॉम अ फंक्शन बाय सीक्वेंशियली डिफरेंशिएटिंग। सीक्वेंशियली मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे डिफरेंशिएशन करके निकालते जाता है, उसको सक्सेसिव प्रोसेस को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात है क्या स्टूडेंट, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे एक लॉजिक हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए मान लीजिए कि कहीं पे y इज इक्वल टू एफ लिखा हुआ है, ठीक।
हमने इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया, y1 समथिंग आ गया, हमने देखा कुछ लॉजिक होने लग रहा है, कुछ लॉजिक फॉलो कर रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हैं हम लोग, देखिए साथ साथ एक एग्जाम्पल के समझते हैं। मान लीजिए इसको लिखना नहीं है अभी, y इक्वल टू मान लीजिए e टू द पावर ax है, ठीक, एक फंक्शन है अपने पास e टू द पावर x, एक जनरल मैसेज समझिए, मान लीजिए y इक्वल टू fx है और एक बार डिफरेंशिएशन के कुछ फंक्शन आया, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करें क्या आएगा जी, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax ही रहेगा, फिर ax का चैन रूल के हिसाब से, लास्ट के लेक्चर में इसीलिए तो सीखा था हमने कि चैन रूल अप्लाई कर सके, तो अब चैन रूल के हिसाब से हम e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही हो गया e टू द पावर, फिर अब ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा a, उसको आगे लिख देते हैं, तो a इंटू e टू द पावर x हो गया y। अब देखिए मान लीजिए कि भाई कोई फंक्शन था, एक बार डिफरेंस किया तो कुछ आया, जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे ये फंक्शन है, एक बार किया तो ऐसा आ गया, आप एक लॉजिक देखिए तो लॉजिक मिल रहा है आपको। चलिए एक बार और कर लेते हैं तो देखेंगे आगे कुछ लॉजिक। मान लीजिए y2 की एक बार और डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया y2, यहाँ पे क्या होगा a कांस्टेंट है बाहर, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा e टू द पावर x ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन फिर से a, तो a इंटू a यहाँ पे a स्क्वायर दे देते हैं। लॉजिक मिल गया क्या, लॉजिक मिल रहा है मुझे। फिर 3 बार करेंगे तो फिर से a स्क्वायर बाहर, यहाँ पे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही हो गया, और फिर एगो a आएगा चैन रूल से, तो फिर उसे को यहाँ यहीं लिख देते हैं, तो हमको एक लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या है, एक बार कर रहे हैं तो a का पावर 1 e टू द पावर x, दो बार करें तो a का पावर 2 e टू द पावर x, तीन बार करें तो a का पावर 3 e टू द पावर ax, चार बार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, अब लॉजिक ही मिल चुका है, तो आप बोल पाएंगे सर a का पावर 4 होगा e टू द पावर x होगा, नो डाउट। अब हम बोले 10 बार कर दीजिए तो a का पावर 10 e टू द पावर x। अगर हम बोल दे कि सर इसी तरीके से डॉट 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 वाई एन बार करिए तो क्या आएगा, a का पावर n e टू द पावर ax आएगा। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, ये इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या, ये जो हम जनरल लिख दिए हैं आपके सामने यहाँ पे कि हमारे पास ऐसा फंक्शन था, n बार डिफरेंशिएशन किया e टू द पावर x, सॉरी a टू द पावर n e टू द पावर x, क्या यहाँ पे किसी को डाउट है, बताइए आप लोग जल्दी से, क्या यहाँ पे किसी को डाउट है। एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट करा हमने a का पावर 1 e टू द पावर x, y2 में a का पावर 2 e टू द पावर x, तीन बार किया तो a का पावर 3 e टू द पावर x, चार बार किया तो a का पावर 4 e टू द पावर x, n बार करें तो a का पावर n e टू द पावर x। क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है सबको, क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है, बताइए क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है, हाँ वेरी गुड। चलिए किसी को डाउट नहीं है, तो अब बात को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत से बुक्स में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं nth डिफरेंशियल या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे बोलते हैं, या बोलेंगे nth टाइम डेरिवेटिव, कि भाई y इक्वल टू एफ फंक्शन था, हम n बार डिफरेंशिएशन निकाल लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की मदद से, किसकी मदद से, तो सक्सेसिवली इसको डिफरेंशिएट किया और nth डिफरेंशिएशन निकाल लिए। तो बहुत से बुक्स में आपको nth डिफरेंशिएशन यहाँ करते 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 लाके छोड़ देगा, बोलेगा दीजिए यही आंसर हो गया, हाँ नो डाउट ये सही है, यहाँ पे आंसर सही हो गया, यही हो गया इसका nth डिफरेंशिएशन, इस क्वेश्चन का यही हो गया। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड पैरामीटर को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल पैरामीटर को फॉलो करेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा उस तरीके को फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप सबने यहाँ पे देखा कि ये जो रूल आ गया, रूल नहीं आ गया कि एक बार यहाँ n के जगह 1 रखिए a का पावर 1 इंटू पावर x आ जा रहा है, 2 रखिए y2 ये आ जाएगा, 3 रखिए काम कर रहा है। तो मतलब ये जो हो गया रूल हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, ये रूल हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट क्या होता है पता है आपको, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस जो हमको जानकारी देता हो, क्वेश्चन नहीं पूछता हो, हमको जानकारी देता हो, तो ये जानकारी तो दे रहा है कि n बार डिफरेंस करेंगे तो a का पावर n टू द पावर x होगा, ये हमको जानकारी दे रहा है। चलिए ये रूल हो गया। अब मैथमेटिकल इंडक्शंस का क्या मतलब है पता है आपको, मैथमेटिकल इंडक्शंस का काम ये होता है कि रूल को या स्टेटमेंट को वेरीफाई कर देता है कि हाँ ये वाला जो है इतना के लिए काम कर रहा है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या ये जो रूल है, क्या ये जो स्टेटमेंट है इस फंक्शन का एक बार डिफरेंस करके दे देगा, बोलेगा हाँ सर n इक्वल टू 1 पुट कर दिए दे देगा, दो बार करेंगे तो क्या दो बार डिफरेंस दे देगा, हाँ दे देगा, तीन बार वो भी दे देगा, चार बार दे देगा, पांच बार दे देगा, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, कितना तक देगा। क्या ये सारे नेचुरल नंबर पे काम करेगा, ये जो स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग लेकर के आए हैं, क्या ये सारे नेचुरल नंबर पर काम करेगा ये स्टेटमेंट। इसी को वेरीफाई करने के लिए आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सिर्फ इसी को नहीं, किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए कि कोई स्टेटमेंट सब नेचुरल नंबर के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको वेरीफाई करने के लिए आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। समझे यहाँ पे,
एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से प्रेम से सुनना है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाल ही एक दिन पहले स्टूडेंट से बात हो रहा था, उन्होंने कहा कि सर हमको आज तक पता नहीं चल पाया कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे थे 11th क्लास में। तो ये क्वेश्चन आपके मन में ना आए इसीलिए हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं। फिर से आप लोग समझिए कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक रूल है, एक नियम है। ये नियम कुछ ऐसा था, अभी तुरंत आपके सामने ही नियम बनाए हैं हम। कैसे बनाए हैं देखा आपने। ये नियम था कि अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन दे देगा, 2 रखिए 2 बार दे देगा, 3 रखिए 3 बार दे देगा डिफरेंशिएशन करने के बराबर। करना ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं करने का। तो क्या ये स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के सारे वैल्यू के लिए ट्रू है? मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए एंड सो ऑन के लिए, क्या ये सबके लिए ट्रू है? तो इस चीज को वेरीफाई करने का काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि कोई स्टेटमेंट सारा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं, वो बताएगा मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कैसे बताता है इसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा बच्चों को डांट के आते हैं हम। चलिए आते हैं वापस से। तो ये स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं कैसे पता करेंगे? चलिए मान लेते हैं इस थोड़े से इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं, पी एन। कोई दिक्कत नहीं है। ये एन क्यों इन्वॉल्व करा है पता है? जहाँ पे एन इन्वॉल्व रहता है, कोई भी स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर के बारे में बात होने वाला हो उसमें एन इन्वॉल्व रहेगा। एन के जगह पे 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, 2 के लिए ट्रू है कि नहीं, 3 के लिए ट्रू है कि नहीं, इसीलिए हम पी एन बोल दिए। बहुत जगह पे एस एन या कुछ भी बोला जा सकता है, एन ही नहीं कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो हम यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं नोट में कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, कि मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल क्या है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इफ Pn is any statement, मान लीजिए कि Pn कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास ये था। स्टेटमेंट का मतलब रूल, नियम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम पता है क्या करेंगे? अब हम अगर वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर पे काम करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है स्टूडेंट, उसको जरा ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 1 ये क्या बोलता है? स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 1 ये हमें कहता है कि सबसे पहले क्या करिए आप, कि चेक Pn is true for n is equal to 1। अब बहुत जगह बहुत से बुक्स में देखेंगे आप कि n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे दिखा देता है कि n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लीजिए, 2 के लिए चेक कर लीजिए, 3 के लिए चेक कर लीजिए। जरूरी नहीं है, सिर्फ आप n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लीजिए। अगर 1 के लिए ट्रू है तब आप अगले स्टेप पे जाइए, और अगर 1 के लिए ट्रू नहीं है, 1 2 या 3 किसी एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, तो हम बोलेंगे सर ये नहीं होगा, ये सब नेचुरल नंबर पे काम नहीं करे। एक भी नेचुरल नंबर पे गड़बड़ हो गया तो क्या बोलेंगे सब पे काम करेगा? नहीं। अगर एक भी नेचुरल नंबर पे गड़बड़ हो गया तो बोलेंगे नहीं काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, कोई स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं, सबसे पहला स्टेप होता है कि चेक Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और नॉट। अगर है तो स्टेप 2 पे जाइए। मान लीजिए स्टेप 2 पे, स्टेप 2 क्या कहता है जी? स्टेप 2 कहता है लेट अस सपोज, खुद से मान लीजिए आप, लेट अस सपोज क्या मान लीजिए कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m या फिर n। मतलब सिंपली आप ऐसा कहना चाह रहे हैं हम कि हमने खुद से मान लिया कि ये n इक्वल टू m के लिए, मतलब जनरल वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। हमने खुद से मान लिया, हमने सपोज कर लिया कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, या n के जगह पे n ही रहने दे सकते कि हाँ ये n के लिए ट्रू है, हमने मान लिया। और इसके बाद ये देखिए जरा ध्यान से, पहला स्टेप होता है कि आप दिखाइए कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू अगर है तो फिर आगे बढ़िए और खुद से मान लीजिए कि चलिए n इक्वल टू m के लिए या n के लिए ही ट्रू है वो। अब इसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेप होता है, स्टेप 3 होता है। क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, हम ये लिख तो रहे हैं पर ये काम कैसे करता है इसको भी समझाएंगे। ऐसे ये लिख दिए इसका मतलब नहीं है, एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो भी समझेंगे। स्टेप 3 कहता है कि सो दैट Pn is स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to m plus 1, then we say Pn is true for all n belong to set of natural number। अब ये कैसे हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा, इस तीनों ही स्टेप्स को समझते हैं हम लोग बहुत प्रेम से।
देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक स्टेटमेंट है Pn, ठीक। हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है ना n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। हमने पहला स्टेप देखा कि हमने कहा कि n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, मतलब ये पहला स्टेप काम कर गया। हमने माना, हमने चेक करा कि ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो हमने देखा है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, स्टेटमेंट काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में ये जो रूल था हमारा, ये जो रूल था n इक्वल टू 1 रखिए, y1 में a का पावर 1 e टू द पावर x क्या आ रहा है, a का पावर 1 e टू द पावर x। तो क्या ये 1 के लिए ट्रू नहीं है? मतलब ये जो फॉर्मूला था n सब डिफरेंसेस निकालने के लिए 1 पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ जी कर रहा है, ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है पता है? स्टेप 1 तो अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट मान रहे हैं n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो आप खुद से मान लीजिए, क्या अगला स्टेप में खुद से मान लीजिए कि n इक्वल टू m के लिए वो ट्रू है। खुद से माना हमने खुद से मान लिया कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है। हमने सपोज कर लिया, इसको क्या करा हमने? सपोज करा कि हमने मान लिया कि n इक्वल टू m नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू है। अब इसके बाद अगर हम ऐसा दिखा दें कि इसके बाद वाले नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, n इक्वल टू m प्लस 1 नेचुरल नंबर की अगर हम ट्रू दिखा देते हैं, तो ये एक कड़ी बन जाएगा। कड़ी कैसा बना जी? कि अगर m के लिए ट्रू आप मानते हैं तो उसके बाद वाला के लिए ट्रू आपने दिखा चुका है, आप लोग दिखा चुके हैं। सुनिए ध्यान से, n इक्वल टू 1 के लिए हमने ट्रू दिखाया था, काम कर रहा था। तो आगे बढ़े और हम बोले कि चलिए n इक्वल टू m के लिए हम मान दिए कि m के लिए ट्रू है, ठीक। अब m के लिए ट्रू आपने जैसे ही माना, उसके बाद हम दिखा दिए कि उसके बाद वाला के लिए भी ट्रू है। तो ये जो कड़ी मिल गया यहाँ पे कि m के लिए अगर ट्रू है तो उसके बाद वाले के लिए ट्रू होगा, अगर इसके लिए ट्रू है तो उसके बाद वाले नेचुरल नंबर पे m प्लस 1 पे ट्रू होगा। तो ये जो कड़ी मिला ना यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट कड़ी है वो। ये क्या कहता है जी कि अगर यहाँ पे 10 पे ट्रू है तो 11 पे ट्रू होगा। इस कड़ी की मदद से m पे ट्रू है तो m प्लस 1 पे ट्रू है, अगर 11 पे ट्रू है तो इस कड़ी की मदद से 12 पे ट्रू होगा। तो अभी तुरंत आप सब बच्चों ने ही यहाँ पे दिखाया था कि m इक्वल टू 1 पे ट्रू है। तो इस चीज में इसको जोड़ दीजिए अब कि अगर 1 पे ट्रू है तो इस कड़ी की मदद से क्या होता है कि अगर जैसे m पे ट्रू है तो m प्लस 1 पे ट्रू होगा, हमने प्रूफ किया है। तो अगर 1 पे ट्रू है तो इस कड़ी की मदद से 1 के बाद 2 पे ट्रू होगा। अब अगर एक बार 2 पे ट्रू हो गया तो इस कड़ी की मदद से 3 पे ट्रू होगा, फिर 3 पे ट्रू हो गया तो इसी कड़ी की मदद से 4 पे ट्रू होगा, फिर 4 पे ट्रू हो गया तो इसी कड़ी की मदद से 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, होल नेचुरल नंबर पे ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कि सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला स्टेप n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि काम करना चाहिए। ये जनरेटर है हमारा, यही जनरेटर है, यही तो स्टार्ट करता है जनरेटर को, भाई अब ट्रू होना शुरू हो रहा है, ये जनरेटर है। हम इसके बाद मान लेते हैं कि n इक्वल टू m के लिए, अब n की जगह पे n भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोल दिया कि चलिए n के लिए ट्रू है, दिखा भी सकते हैं कि n के लिए ट्रू है। उसके बाद इसके जस्ट बाद वाले के लिए दिखाना होगी उसके बाद वाले के ट्रू है कि नहीं। और अगर ये m के लिए ट्रू है उसके बाद वाले के लिए ट्रू है तो फिर बोलेंगे सब के लिए ट्रू होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से। समझ आ रहा है बात? तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को समझ में आएगा। ये सिर्फ स्टेप नहीं समझना है, कैसे वर्क करता है ये दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाँ सर n के लिए ट्रू अगर हम मानते हैं और n के बाद n प्लस 1 वाले के लिए ट्रू, जरूरी थोड़े हर बार m और m प्लस 1 होगा। मान लीजिए कि n के लिए ट्रू है और n प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दिया हमने, n सपोज करके n प्लस 1 दिखा दिया, फिर से वही कड़ी जोड़ लीजिए। तो अब एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को समझ में आया? हम जो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वर्किंग सिस्टम को जो समझा है, क्या सब बच्चों क्लियर हुआ? अब एक हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अब वही बात हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। भाई हमने एक बार, दो बार, तीन बार करके यहाँ ये तो ले आए, पर ये जो रूल है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करना होगा। तब जाकर के फाइनल आंसर बोलेंगे कि हाँ जी ये जो आंसर है वो सब नेचुरल नंबर के लिए है। चलिए कोई बच्चा राइज हैंड कर रहे हैं, एक बार हम पूछ लेते हैं क्या सवाल है। राइज हैंड करके हट भी गए हैं, ऐसे कैसे? चलिए हाँ जल्दी से सब लोग बताइए, क्या ये सवाल सबको क्लियर हो गया? तो वर्षा, तृप्ति, वर्षा, रुपेश और सौरभ, बाकी दो का जवाब क्यों नहीं आया? और दो लोग कौन कौन है उनको ब्लॉक कर देते हैं अभी तुरंत। और एक है राजू कुमार, इनको पहले ब्लॉक करते हैं। और एक है रवि मिश्रा। चलिए क्लास में ऐसे सिर्फ दर्शक बन के नहीं रहना है, क्लास में रहेंगे आपको कमेंट बताना होगा। मेरा काम ये थोड़े है, मेरा काम तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाना नहीं है, ये सब तो 11th का बात है। लेकिन जब हम एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको भी साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधे सीधे स्टेप्स भी तो बता सकते हैं ना कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। पर क्यों करना है? अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको बताना ना होगा कि समझ में आ गया, नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ना एक क्वेश्चंस यहाँ पे ये है आपका
एक क्वेश्चन है, फाइंड nth डिफरेंशियल ऑफ फाइंड nth डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर m। ये जरा ध्यान से, x टू द पावर m, इसका हम लोग आंसर देखेंगे। अब ये क्या है लॉजिक, जरा सुनने ध्यान से लोग समझेंगे। इसको भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि आगे चल करके देख लेंगे। फिलहाल अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, x टू द पावर m है। अब कुछ नहीं है तो चलिए मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू दिस, यही y का वैल्यू है x टू द पावर m। अब इसको n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ns कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, मतलब मुझे पता करना है कि yn का वैल्यू क्या होगा, ये हमको पता करना है। मतलब nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता कर रहा है, और वो भी ऐसा वाला कि जो सभी को निकाला जा सके, वन फिर वन, एक बार डिफरेंशिएशन निकल जाए, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, सब निकल जाए। तो आइए, लॉजिक वही रहेगा स्टूडेंट, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे देखेंगे क्या आ रहा है, दो बार करेंगे देखेंगे क्या आ रहा है, तीन बार करेंगे देखेंगे क्या आ रहा है, एंड सो ऑन। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। फिर से क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड nth डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर m, कि x टू द पावर m का nth डिफरेंशियल निकालना, मतलब nth डिफरेंशिएशन निकालना है हमें। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए क्या होगा हमारा काम कि लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर m हो गया हमारा। हमने मान लिया इस फंक्शन को जो है x टू द पावर m मान लिया। देन अब आप लोग ही मुझे बताएंगे सारे बच्चे कि y1 कितना आएगा जी। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करिए तो सब बच्चों को पता है, लास्ट के क्लास में भी हमने सीखा था कि पावर आगे और पावर में एक कम, तो मतलब m आगे और x टू द पावर में m माइनस वन। अभी लॉजिक मिल रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा लॉजिक मिल रहा होगा, देखने से पता चल रहा होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा और पता चलेगा। देखिए अब चलिए, एक y1 निकाल दिए, एक बार और डिफरेंशिएशन करिए तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 कितना होगा, यहाँ पे m कांस्टेंट था बाहर हो गया, ये m माइनस वन अब आगे आएगा, m माइनस वन आगे आ जाएगा, और x टू द पावर m माइनस वन है, एक और कम होगा पावर में, m माइनस वन पहले से एक और कम होगा तो m माइनस वन m क्या पावर में m माइनस टू हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा अभी भी कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या, हमको तो लॉजिक मिल गया है। क्या लॉजिक मिला जी, कि अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक फैक्टर और यहाँ m माइनस वन, अगर दो को कर रहे हैं, दो बार डिफरेंस कर रहे हैं तो एक और दो को फैक्टर और m माइनस टू। देखिए दो कर रहे हैं, दो बार कर रहे हैं तो दो को फैक्टर माइनस टू, तो अब तीन बार करेंगे तो तीन फैक्टर और पावर माइनस थ्री। पर हम ऐसा नहीं करते, अभी इसी को डिफरेंशिएशन करके ही लाते हैं तीसरा वाला भी। देखिए y3 कितना होगा, तो y3 निकालेंगे तो ये कांस्टेंट सब बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा, देखिए m इंटू में m माइनस वन बाहर, और फिर ये पावर से आगे आएगा m माइनस टू आगे आएगा, फिर x का पावर में m माइनस टू और माइनस वन कितना होगा, m माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से y3 निकल गया हमारे पास। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर तीन है तो एक कम होके माइनस हो रहा है। एक देखिए, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, तो तीन है तो तीन फैक्टर तो है, और यहाँ पे एग्जैक्टली तीन है तो तीन माइनस हो रहा है। लेकिन इस तीसरे फैक्टर के अंतिम वाले फैक्टर के लास्ट में एक कम होके माइनस हो रहा है। देखिए दो तीन लॉजिक है, जितने लॉजिक है हमें समझने होंगे, तब ना हम जनरल वाला टर्म लिख पाएंगे। तो जरा देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे दो है तो दो को फैक्टर तो है, पर लास्ट कहाँ हो रहा है, ये इससे एक कम होकर के m माइनस वन, यहाँ टू है तो एक कम होकर के माइनस हो रहा है, और देखिए यहाँ वन है तो एक कम होकर माइनस वन, मतलब वन से कम एक तो जीरो, m माइनस जीरो हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से चलिए एक बार और कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, तो ज्यादा अच्छे से लॉजिक समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए y4 करते हैं हम, चौथी बार करते हैं डिफरेंशिएशन, तो चौथी बार करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा कांस्टेंट बाहर, m इंटू m माइनस वन इंटू m माइनस टू कांस्टेंट बाहर, और ये क्या आएगा, m माइनस थ्री आगे आ गया, और x टू द पावर क्या हो जाएगा, m माइनस फोर होगा, x का पावर में m माइनस फोर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे बात। अब फिर से लॉजिक वही है। तो ये जो लॉजिक है, ये जो स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट आपके दिमाग में तो आ गया होगा। क्या स्टेटमेंट क्या है जी, कि भाई जो भी हम डिफरेंस करते जा रहे हैं तो लॉजिक ये है कि अगर चार है तो चार को फैक्टर होगा, और वो फैक्टर खत्म कहाँ होगा, चार है तो एक कम फैक्टर खत्म होगा, और x का पावर में m माइनस फोर होगा। तो ये लॉजिक तो मिल गया। ये स्टेटमेंट जो हम pn की बात कर रहे थे,
यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट पीएन की बात कर रहे थे वो मुझे मिल चुका है, ये जो स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं वो मिल चुका है, वो मेरे दिमाग में है। आप देख लीजिए यहाँ पे वो स्टेटमेंट मुझे मिल चुका है। अब हम खुद से सपोज कर लेंगे क्या कि लेट अस सपोज दैट वो जो दिमाग में स्टेटमेंट था कि वो स्टेटमेंट एन के लिए ट्रू है, हम खुद से मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो 11th 12th में पढ़ते थे कि सीधा सीधा वो स्टेटमेंट रहता था, नहीं, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल है, वो दिमाग में स्टेटमेंट है कि हाँ वो जो लॉजिक है चल रहा है, एक बार किए, दो बार किए, तीन बार किए, चार बार किए, तो हम यहाँ खुद से मान लेंगे चलिए कि वो जो लॉजिक है एन के लिए ट्रू है। तो लेट अस सपोज दैट, हम क्या मान लेंगे, लेट अस सपोज दैट, खुद से सपोज कर लेते हैं कि भाई अगर इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, तो लेट अस सपोज दैट, हम खुद से सपोज कर लेंगे, लेट अस सपोज दैट, हम खुद से सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे कि n बार करेंगे तो क्या आएगा। भाई ये जो लॉजिक है उसी को हम खुद से मान रहे हैं कि वो लॉजिक n के लिए ट्रू हो रहा है, हम खुद से मान रहे हैं कि भाई एक बार किए, दो बार किए, तीन बार किए, चार बार किए, तो ऐसा लॉजिक जो चल रहा था वो लॉजिक n के लिए ट्रू है, हम खुद से सपोज कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो हमने खुद से चेक कर लिया है कि हाँ 1 के लिए ट्रू है वो लॉजिक, जो लॉजिक मेरे दिमाग में था कि 1 होगा तो एक फैक्टर, अब एक कम होकर के 0 हो रहा है उस फैक्टर में, फिर x का पावर में m में से वही 1 घटेगा, तो 1 के लिए ट्रू तो है ही वो लॉजिक, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है, 4 के लिए भी ट्रू है। तो हमने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट जो yn है वो इस तरीके से काम करेगा, m इंटू m माइनस 1 घटते जा रहा है, m माइनस 2, फिर m माइनस 3, यहाँ तो चलेगा ये m माइनस 3, कहाँ तक ये गुना होगा। तो हमें पता है कि अगर यहाँ n है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 से एक कम होकर माइनस हो रहा था, 3 है तो 3 से कम होकर लास्ट फैक्टर माइनस हो रहा था, तो m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 कहाँ तक, तो m में से घटेगा कौन, एक कम होकर के घटेगा। ये बात समझ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 है तो एक कम हो गया, 3 हो गया, m में से एक कम होकर घट रहा था, 4 में से एक कम होकर 3 होकर घट रहा था, n है तो एक n में n माइनस 1 होकर घटेगा m में से। अच्छा उसके बाद क्या, x का पावर में कितना होगा, जैसे यहाँ पे 4 है तो m माइनस 4, 3 है तो m माइनस 3, x का पावर में कितना होगा कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए हाँ वेरी गुड, यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए यहाँ पे कितना होगा। चलिए यहाँ पे कितना होगा, x का पावर में कितना होगा बताइए। चलिए m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, अब ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ 4 था तो एक कम होकर घट रहा था, 3 था तो एक कम होकर घट रहा था, 2 था तो एक कम होकर घट रहा था, एक में भी एक कम होकर घट रहा था लास्ट फैक्टर में, इस तरीके से n में एक कम होकर घट रहा है m माइनस में से। और देखते हैं m माइनस n रुपेश का आया, बाकी लोग, बाकी दो लोग को तो ब्लॉक कर दिए हैं, बाकी दो लोग बताइए, सौरभ का है और एक बच्चा और है, तृप्ति का भी आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे पावर कितना होगा जी, m माइनस n होगा, समझ पा रहे हैं ना, 4 है तो 4। तो ये जो लॉजिक आया थोड़ा सा इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ले, हालांकि किया गया भी है, तो देखिए ना हम आप ही लोग के सामने सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखिए तो दैट इज yn रहेगा ऐसे ही m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 डॉट 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 जो अंतिम फैक्टर होगा m माइनस n, देखिए माइनस इसे होगा तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस n और प्लस 1, और यहाँ x टू द पावर में m माइनस n। ठीक है जी, देखिए ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर, एक्चुअल रिलेशन नंबर 1 हो गया ये। अब एक बार फिर से समझना है हमें, थोड़ा सा धीरज रखते हुए समझना होगा हमें कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये सीखा था, क्या सीखा था जी, कि स्टेटमेंट 1 की हमने शुरुआत के लिए देखा ट्रू है, फिर हमने खुद से सपोज कर दिया, तो देखिए हमने सपोज करा कि चलिए वो सपोज करा कि n के लिए ट्रू है। अब एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे और जो मेरे दिमाग में लॉजिक था देखेंगे कि वही लॉजिक अभी भी फॉलो करेगा। लॉजिक क्या था कि n बार 4 बार करेंगे तो 4 फैक्टर, यहाँ पे अंतिम वाला में एक कम होकर माइनस, फिर x का पावर m माइनस 4, तो वही लॉजिक हमने मान लिया कि n के लिए काम कर रहा है, लेट अस सपोज दैट हमने माना, और हम दिखा देंगे अब आगे क्या कि वही लॉजिक एक बार और डिफरेंशिएट करें, मतलब n प्लस 1 के लिए भी वो लॉजिक काम करेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 हम इसलिए ताकि n प्लस 1 के लिए वो लॉजिक काम करे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन वी गेट डिफरेंशिएटिंग अगेन differentiating again we get, जब हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा जी, इधर मिलेगा हमें y n प्लस 1, क्या कोई दिक्कत है,
देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई एन को करेंगे एक बार तो वाई एन प्लस वन आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा वाई एन प्लस वन। ये एम एम एस वन एम एस टू एम एस थ्री यहाँ तक क्या हो जाएगा, सब कांस्टेंट होकर बाहर रहेगा, तो विच इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू, कहाँ तक एम माइनस एन प्लस वन, ये कांस्टेंट होकर बाहर, तो यहां से यहां तक बाहर। जरूरी थोड़े कि हम एम माइनस थ्री लिखो, उसको डॉट डॉट में भेज सकते हैं, एम माइनस वन एम माइनस टू कहाँ तक, ये तक सब बाहर। अब पावर से एम माइनस एन आगे आएगा तो फिर सब आ गया, एक बार और कर रहे थे ना, इसीलिए एम माइनस एन आगे आ गया, और एक्स का पावर में क्या हो गया एम माइनस एन, और एक और कम होगा माइनस वन होगा, यही ना होता है डिफरेंशिएशन, क्या ही है। तो हमारे पास जो था एक बार और डिफरेंशिएशन करके ये लेकर के आगे, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, और जरा देखते हैं, दैट इज वाई एन प्लस वन, हम देखते हैं कि विच इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू। अब एक बात बताइए, इस चीज को जो यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये जो था, ये सेकंड लास्ट वाला, इसको डॉट डॉट के अंदर भेज दे क्या, कोई दिक्कत है, भेज सकते हैं डॉट डॉट के अंदर, इसको हम डॉट डॉट के अंदर भेज दिए। अंतिम वाला जो सबसे बचा है, इस सबसे अंतिम वाले को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं m माइनस एन, और यहाँ पे x टू द पावर m माइनस, दोनों में से कॉमन कर लीजिए n प्लस वन। क्या किसी को बच्चे को दिक्कत है, हम ये वाला जो इस वाले डॉट डॉट को, इस वाले फैक्टर को, सेकंड लास्ट फैक्टर को डॉट डॉट के अंदर भेज दिए। हाँ लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखना है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू कहाँ तक 100 तक लिखना है मुझे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 99 देन 100, क्या ही है, दोनों तो मतलब सेम ही है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, हम इस 99 को अंडर इंक्लूड कर दिए, तो वही बात यहाँ पे भी हम किए हैं। तो अब जो हमारे पास लॉजिक था, जो हमारे पास दिमाग में लॉजिक चल रहा था, क्या वो वही है अभी भी, कि अगर n प्लस वन होगा तो n प्लस वन फैक्टर होना चाहिए, n प्लस वन फैक्टर है क्या, जरा चेक करिए आप, n प्लस वन फैक्टर है, कैसे है जी जरा देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए आप छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए आप, देखिए वन वन टू कहाँ तक डॉट एन तक, यहाँ पे एन है, तो वन से एन तो यही एन फैक्टर हो गया, और ये फैक्टर हो गया, तो एन प्लस वन फैक्टर हो गया, फैक्टर वाला रूल काम कर रहा है। और लास्ट क्या होता है, अंतिम फैक्टर में होता है कि यहाँ से एक कम होकर माइनस होता है, तो एन प्लस वन से एक कम होगा तो एन होगा, तो एम में से एन घट रहा है, और क्या कि एम का लास्ट में एक्स का पावर एम में से घटता है, कौन जो उधर रहता है, एन प्लस वन है तो एन प्लस वन घट रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं जी कि हाँ जो मेरे दिमाग में लॉजिक था, वो लॉजिक शुरुआत के एक दो के लिए एक दो तीन के लिए काम भी कर रहा है, फिर वो एन के लिए सपोज करते हैं तो एन प्लस वन के लिए ट्रू है, इसका मतलब वो लॉजिक, कौन वाला लॉजिक, यही वाला लॉजिक, यही लॉजिक है ना, यही है ना लॉजिक, तो ये जो लॉजिक है वो सबके लिए काम करेगा। तो हम फाइनली लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस वन इज ट्रू, जो लॉजिक हमारा है वो वन ही है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस वन इज ट्रू, वन इज ट्रू फॉर, चूंकि रिलेशन नंबर वन जो है वो ट्रू है, किसके लिए, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, n इक्वल टू वन टू थ्री के लिए ट्रू है, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देन और बाकी चीज तो हमने दिखाई दिया है कि n को n के मान के और n इक्वल टू वन के लिए हमने दिखा दिया, तो सिंस वन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन टू थ्री डॉट डॉट, thus then by principle of mathematics, या then by method of induction, then by method of induction, then by method of induction it is true for all n, it is true for all नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम फाइनली एक लाइन लिख सकते हैं क्या कि 10 इफ x y इज इक्वल टू, अगर x टू द पावर m रहे हमारे पास, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि भाई ये जो शुरुआत होगा yn जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, yn हमारे पास निकल के आएगा, सबसे पहले जो पावर है वो, फिर पावर में एक कम m माइनस वन, पावर में एक कम, मान लीजिए पावर 5 है तो पहले पावर 5 फिर 4 ऐसे करके, तो पावर में से एक कम, फिर एक और कम, कहां तक जाएगा, तो पावर में m माइनस n प्लस वन तक, मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन करना उतना माइनस प्लस वन। अब बोले सर ये कहां से आ गया, ये वही लॉजिक है कि m माइनस m में से वो घट रहा है, इससे कम होगा कि m माइनस माइनस n माइनस वन, ओपन कर लिया तो ये आया था, समझ पा रही बात। अच्छा फिर x का पावर में m माइनस n, तो दिस इज आवर आंसर। तो अब हमारे पास ये निकल के आ गया स्टूडेंट फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आ गया।
अब हम आप सबसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। पहले एक रफली एक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब तो। बाकी हम कुछ इसमें स्पेशल केस वगैरह भी देखेंगे, हम समझाएंगे सब बच्चों को। पहले यहाँ इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए लॉजिक क्या था जी, कि जितना पावर है एम एम माइनस वन एम माइनस टू, कहाँ लास्ट कहाँ करेगा, तो एम में से जितनी बार डिफ्रेंसिएशन करना उससे एक कम माइनस करना है। सिंपल, मान लीजिए 4 बार करना है तो 2 ही तक माइनस करेंगे, एक कम करके माइनस करेंगे। देख लीजिए ना, 3 तक करना है, 3 से कम करके माइनस करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं थोड़ा रफली, हम अभी आपको एग्जाम्पल भी करवाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, अभी लिखना नहीं इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए कि y का है x का पावर 6 है, ठीक है। आपको मान लीजिए कि निकालना है, आपको y3 निकालना है सर, तो कैसे निकलेगा, तो हमें पता है x का पावर m रहता है, यदि x का पावर m रहता है तो क्या होता है, m m माइनस वन m माइनस टू कहाँ तक जाता है, लास्ट फैक्टर। तो लास्ट फैक्टर वहां तक जाता है कि जितना आपको डिफरेंशिएशन करना है उससे कम माइनस होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पावर 6 है, m का यहाँ पे 6 है, तो क्या होगा 6 इंटू 6 में से एक कम, 6 में से एक कम करिए, फिर 2 कम करिए, 3 कम करिए, कहाँ तक कम करेंगे, तो इससे कम तक कम करेंगे। 3 है तो 2 तक घटेगा, तो 6 यहाँ हो गया, 6 में से एक घटा, 6 में से एक घटा, फिर इंटू में 6 में से 2 ही तक घटेगा, क्योंकि 3 है तो 3 से कम ही तक घटेगा। और फिर x का पावर में क्या होगा, 6 माइनस का 3, दिस इज योर आंसर। क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में x टू द पावर 3। अब 6 बचे 30, देखिए 6 बचे 30, 30 120 x का पावर हो गया, यही हो गया y3। तो चलिए बताइए, क्या ये फॉर्मूला समझ में, इसी को बोलते हैं nth डिफरेंशियल इस रिजल्ट का। बताइए क्या बात सबको समझ में आया, क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ गया। बताइए सब बच्चे जल्दी से बताइए मुझे, क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आया, क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया सबको, कैसे कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इस लॉजिक को कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो समझ में आया क्या। कहीं पे डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस है, उसके बाद एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, कुछ होमवर्क भी देंगे। स्पेशल केस है, जरा उसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए कुछ स्पेशल केस है क्या, नोट क्या है, इफ यदि m के जगह पर n हो जाए तो क्या होगा, देन y इक्वल टू क्या होगा, x का पावर n। क्या कोई दिक्कत, सेम वही लॉजिक रहेगा। अब अगर आपको yn निकालना हो, अब देन देयरफॉर अब अगर आपको yn निकालना हो तो सर क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका, देखिए m के जगह पर अगर n कर दे रहे हैं हम, मतलब जितना बार डिफरेंशिएट करना है उतना ही पावर हो जाए, तब क्या होगा। यही चीज समझना है कि अगर 5 x का पावर, मान लीजिए x का पावर 6 है और 6 बार ही डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा। ऐसा एक केस मिल सकता है ना, मुझे मिल सकता है, तो क्या होगा जरा देखिए, अगर m के जगह पे n हो मतलब तो क्या होगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू कहाँ तक जाता है, तो n माइनस n प्लस वन इंटू एक्स का पावर में n माइनस n। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम आप लोग के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो n है, ये वाला n, ये सब जो n है, ये वाला n पावर वाला है, पावर वाला, ये भी पावर वाला और ये भी पावर वाला, जो पीला पीला से हम कर दिए हैं टच, वो पावर वाला n है। और कितना बार डिफरेंशिएट करना है वो है ये, समझ पा रहे, m माइनस n होता था। तो आप जरा नोटिस करिए ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जब वैल्यू करें तो क्या होगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू कहाँ तक, n माइनस n खत्म होगा, सीधा आएगा 1, और फिर यहाँ x का पावर 0 मतलब खत्म, x का पावर n माइनस n मतलब खत्म। फाइनली इसी को बोलते हैं क्या, n फैक्टोरियल। याद होगा सभी बच्चों को कि हम लोग जानते हैं n फैक्टोरियल किसको बोलते हैं जी, हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कहीं पे 2 फैक्टोरियल है, मतलब 2 गुना 1, 5 फैक्टोरियल है तो क्या होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, या फिर 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 5 से कम होते जा सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। n माइनस वन n माइनस टू कहां तक गुना हो रहा है, 1 तक गुना हो रहा है, तो इसको n फैक्टोरियल बोल देंगे। तो अब इस फॉर्मूले को समझना होगा कि हम लोग ये फॉर्मूला कैसे लाएं। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 6 है और मुझे 6 बार ही डिफरेंशिएशन करना है, तो कुछ नहीं, y फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल इज योर आंसर। अगर y x का पावर n हो, मुझे n बार डिफरेंशिएट करना हो तो n फैक्टोरियल आएगा। कैसे आएगा आप समझ पा रहे हैं। चलिए तो हम एक बार और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये लॉजिक समझ में आया। कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले में बस m की जगह पे n किया गया है। तो देख लीजिए m माइनस वन m माइनस टू कहाँ तक था, m माइनस n प्लस वन, तो वही
एम एन, यहाँ पे जो मेन एम है, यहाँ जब पीला पीला वाला पे वो मेन एम है, तो उसके जगह पे तो एन हो गया। दिस इज योर आंसर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर एक और क्वेश्चंस पकड़ेंगे हम लोग। एग्जांपल्स देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1 कि मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 रहा, फाइंड y3। जैसे भी जो क्वेश्चन हम समझा के एक बार लिख भी लेते हैं उसको हम लोग। तो y3 का वैल्यू कितना होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेयर m इज इक्वल टू कितना है 6 है, n इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो y3 मतलब यानी कि 3 बार डिफरेंस करना है, तो क्या करेंगे 2 तक ही होगा। फिर y का पावर कितना होगा m माइनस एन मतलब 6 माइनस 3। फाइनली सॉल्व कर लीजिए कितना होगा 6 गुना 5 गुना यहाँ पे घटेगा तो 4 इंटू में y का पावर 3। 6 5 30 चौक 120, 120 x होगा ना यार, यहाँ पे तो यहाँ पे x ना होगा, ये x लिखा हुआ है ना, x का पावर ये है तो x का पावर 3। चलिए बताइए सब बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? एक क्वेश्चन बात समझ में आया सबको? अगर मान लीजिए कि y का पावर y इज इक्वल टू x का पावर 8 है और आपसे पूछ दिया गया फाइंड y8, फाइंड y8, फाइंड y3, y8 एंड y9 सीखना है, फिर हम होमवर्क भी देंगे। तो अभी देखिए y इक्वल टू एक्स का पावर 8 है, आपको 3 बार डिफरेंस करना है। पहले y3 निकालना है, तो क्या लिखेंगे y3 का वैल्यू कितना आएगा, हेयर यहाँ पे लिखेंगे हेयर, ये सब आंसर में है कि हेयर y3 का वैल्यू कितना होगा 8 गुना 8 माइनस 1 गुना 8 माइनस 2, क्योंकि यहाँ जो है उससे कम तक ही घटेगा, जो हमने लॉजिक यही सीखा। और फिर x का पावर क्या होगा 8m माइनस n, तो 8 माइनस 3, यही हो गया आंसर। इसका सॉल्व कर लीजिए 8 गुना 7 गुना 6 गुना x का पावर कितना हो जाएगा 5। दिस इज योर आंसर, ये हो गया नंबर 1। अब फिर उसके बाद क्या नंबर 2 क्या है कि y8 जो होगा स्टूडेंट वो कितना होगा 8 फैक्टोरियल। कैसे, हमने देखा था कि जितना पावर है, अगर मान लीजिए पावर 8 है और मुझे 8 बार ही डिफरेंशिएशन करना पड़े तो जाके 8 फैक्टोरियल आ जाता है, x खत्म हो जाता है इधर से। और क्या, अब इसमें जब हम आएंगे आगे y9, तो आप खुद ही सोचिए ना कि 8 बार करने से कांस्टेंट आ चुका है, तब उससे ज्यादा बार करेंगे तो क्या होगा 0। तो ये भी एक लॉजिक है कि अगर मान लीजिए कि x का पावर 8 ही हो, 8 बार तो कर सकते हैं, 8 बार तक कांस्टेंट आएगा, उसके बाद जैसे जाएंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो y9 0 आएगा, y10 निकालिए 0 आएगा, y11 निकालिए 0 आएगा। तो जल्दी से मुझे एक बार यहाँ पे क्लियर कर दीजिए। क्या सर अब क्लियर हो चुका है अच्छे से? वेरी गुड तृप्ति, बहुत ही अच्छा। चलिए क्लियर है बच्चों। तो अब कुछ होमवर्क है आप सबके लिए, यहाँ पे कुछ होमवर्क दे देते हैं हम आप लोग के लिए, ठीक है? यहाँ पे हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? चलिए होमवर्क है यहाँ पे दे देते हैं। होमवर्क क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि इफ y is equal to x to the power 5, find y3, y4 and y5। दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ y is equal to x to the power 11, find y3, y7 एंड y11। ये अपना 2 क्वेश्चन है, इस दोनों ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है? चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन पर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा लंबा क्लास लेते हैं, 5-10 मिनट हम ज्यादा क्लास लेते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी से यहाँ तक बढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है सौरभ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिएगा। जिस भी बच्चे का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 7480943403, ठीक है? मैसेज कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, हम वहां पे आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है?
आते हैं आगे जी। अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अब एक जैसे अभी हमने क्या करा था स्टूडेंट, अभी हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m था, हमने इसका yn निकाला। अभी मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से yn निकाला गया। सेम लॉजिक अब हमेशा रिपीट करते रहेंगे। हाँ ध्यान रहे कुछ बुक्स में शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। ये जो हम लोग मेथड फॉलो किए वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल मेथड है, जिसमें हम लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं कि हाँ ये सबके लिए ट्रू होगा। नहीं तो आंसर तो यहीं तक आ गया था, देखिए तो नहीं तो आंसर तो हम लोग यहीं तक निकाल लिए थे, यहीं तक तुरंत ही निकाल लिए थे चारे बार में, पर हम लोग वेरीफाई किए हैं। आप लोग को भी करना है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, nth डिफरेंशियल ऑफ nth डिफरेंशियल ऑफ किसका nth डिफरेंशियल जी, तो ax प्लस बी टू द पावर m, इसी का nth डिफरेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले सेम प्रीवियस के जैसा है कि लेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी, पिछली बार के ही जैसा है, बस पिछली बार x का पावर m था, इस बार ax प्लस बी का पावर m है। तो हम ये हमारे पास y आ गया है, एक बार डिफरेंशियल करते हैं, कुछ लॉजिक ढूंढते हैं, देन आप बताइए यहाँ पे, देन y1 इक्वल टू क्या होगा जी, सबसे पहले पावर आगे, फिर ax प्लस बी का पावर कितना m माइनस 1, और फिर आप बताइए इसका चैन रूल देंगे ना, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि x का पावर m का फॉर्मूला जानते थे, पर x तो आता ही नहीं था, ax प्लस बी था, तो उसका उसके ऊपर x मान करके तो हम काम कर दिए, चैन रूल जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, m आगे इसका पावर m माइनस 1। अब इसका जब चैन रूल से देंगे, ax प्लस बी का आप चैन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ax का डिफरेंशिएशन कितना a और प्लस बी का डिफरेंस कितना 0, तो a प्लस 0 जब सिर्फ a लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा a होगा, ठीक है। तो हम इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख ले क्या जी, कि हाँ y1 ये आ गया ना, इसका मतलब दैट इज हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल y1 इक्वल टू a, पहले लिख लीजिए a यहाँ पे m इंटू ax प्लस बी का पावर m माइनस 1। कुछ लॉजिक मिल रहा है, मिल रहा है मुझे। 1 a का पावर 1, एगो m फैक्टर एगो फैक्टर, इसका पावर में m माइनस 1। एक बार और करके देखते हैं ना। अब y2 अब निकालते हैं, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो y2 यहाँ पे a एज इट इज कांस्टेंट है बाहर, m कांस्टेंट है बाहर, इसका फिर पावर आगे आ जाएगा m माइनस 1, फिर ax प्लस बी का पावर में कितना होगा m माइनस 1 है, अब m माइनस 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, देखिए a बाहर m बाहर, इसका पावर m माइनस 1 आ गया है, m माइनस 1 में एक और कम करें तो m माइनस 2 हो जाएगा, और इंटू में x प्लस बी का फिर से चैन रूल से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एगो a आएगा, तो उस a को यहाँ ना लिख करके हम दैट यहीं a इंटू a स्क्वायर कर दे, क्या कर सकते हैं। तो बात आप लॉजिक देख लीजिएगा, फिर से वही पुराना लॉजिक है, y2 मतलब a का पावर 2 और 2 फैक्टर, और फैक्टर का लास्ट का हो रहा है, इससे कम होकर के लास्ट हो रहा है, और इसका पावर m माइनस 2। तो y3 अगर निकालना चाहेंगे तो आप डिफरेंशिएशन करके निकालिए, चाहे इसी लॉजिक से लिख दीजिए। तो लॉजिक से लिखेंगे तो a का पावर 3 m इंटू m माइनस 1 इंटू में m माइनस 2, और फिर ax प्लस बी का पावर कितना m माइनस 3। अब बात समझ पा रहे हैं। तो अगर हम y4 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पे होगा y4 क्या होगा a का पावर 4, और फिर ये m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 तक जाएगा, 4 देखिए a का पावर 4, 4 को फैक्टर हो गया, फैक्टर का अंतिम वाला एक कम होकर घट रहा है, फिर ax प्लस बी का पावर में m माइनस 4। तो ये जो लॉजिक मेरे दिमाग में आया है, ये जो हम इससे ही लॉजिक निकाले हैं, वो लॉजिक मान लेते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n। हम लेट अस सपोज दैट कर लेते हैं यहीं पे, लेट अस सपोज दैट, इसको लिखते हैं कि ये डॉट डॉट चलते जाएगा, डॉट 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 डॉट, लेट अस सपोज दैट लेट अस सपोज दैट हम क्या सपोज कर लेते हैं कि yn इज इक्वल टू, खुद से मान लेते हैं कि a का पावर n, फिर m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2। अब आप लोग मुझे बताइएगा अंतिम में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मतलब इस लास्ट वाले फैक्टर क्या लिखेंगे, yn है तो a का पावर n, m माइनस 1 m माइनस 2, कहाँ तक अंतिम में कौन सा फैक्टर होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे तो x प्लस बी का पावर पे m माइनस n तो लिखेंगे ही, पर अंतिम का फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करके बताइए, उसके बाद ही बताइए सॉल्व करके कि सॉल्व करके क्या लिखेंगे हम। कमेंट करिए सब लोग। चलिए बताइए यहाँ पे अंतिम में, यहाँ पे मिस यहाँ पे कौन सा फैक्टर लिखेंगे बताइए। y3 लिखेंगे, m माइनस n प्लस 1 रुपीज का आया, फिर
वर्षा का भी सही है, सौरभ का भी सही है। और सौरभ शर्म लिख दिए हैं कि शर्मा लिखना चाह रहे थे आप? SHARM ये भी होगा ना? हाँ तृप्ति, चलिए बहुत सही। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, हम एक स्टेप स्किप कर दे क्या? यहाँ पे क्या होता है कि इससे एक कम होकर माइनस होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता अपना m माइनस n माइनस 1 होता, इससे एक कम होकर माइनस होता। पर अगर इसको हम ओपन करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस n प्लस 1। और यहाँ पे ax प्लस b का पावर में m माइनस n, दिस इज आवर रिलेशन नंबर 1। तो हमने लिखा कि जो लॉजिक है, हमने मान लिया कि लेटर सपोज कि n के लिए ऐसा है, अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देंगे कि यही लॉजिक n प्लस 1 के लिए काम कर रहा होगा। नेक्स्ट तो लिखते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, बस इतना काफी है। वी गेट क्या मिलेगा जी, इधर मिलेगा अपने को y n प्लस 1 मिल जाएगा हमें। देख लीजिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे yn का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो yn प्लस 1 हो गया, यहाँ पे ये सब बाहर, वहां तक बाहर, मतलब a का पावर n बाहर, m बाहर, m माइनस 1 बाहर, m माइनस 2 बाहर, और डॉट 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 अंतिम में था m माइनस n प्लस 1, ये भी बाहर। तो यहां से यहां तक तो बाहर हो गया। अब इसका डिफरेंस करना, तो m माइनस n आगे आएगा और एक कम होगा पावर में, तो m माइनस n आगे आ गया, और यहाँ पे ax प्लस b का पावर में कितना होगा, m माइनस n, और एक और कम हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ जो पावर में है उससे एक और कम हो जाएगा। इसी को रीअरेंज करके लिख लेते हैं, दैट इज y n प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का पावर n, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, फिर से इस वाले फैक्टर को अंदर घुसा देते हैं हम लोग, डॉट डॉट के अंदर भेज देते हैं उसको, बचे कितना m माइनस n, और फिर अंतिम में क्या होगा ax प्लस b का पावर में m, दोनों में से कॉमन कर लीजिए, माइनस माइनस दोनों में तो कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा n प्लस 1। तो अब बताइए क्या ये वही लॉजिक है? अच्छा 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 अच्छा, एक चीज छूट रहा था स्टूडेंट, यहाँ पे इनटू में यहाँ पे a छूट रहा था, क्योंकि भाई चैन रूल भी तो देंगे ना, x प्लस b का डिफरेंशिएशन चैन रूल से a होगा, और फिर यहाँ पे a का पावर n है और यहाँ पे a आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके n प्लस 1 हो जाएगा पावर। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या ये सबको समझ में आया यहाँ पे, बताइए। तो क्या ये वही लॉजिक नहीं है, जो लॉजिक हम लोग जान रहे हैं, क्या वही लॉजिक है? लॉजिक जानते थे कि जितना बार करेंगे उतना a का पावर, और फिर उतना ही फैक्टर, और फैक्टर का लास्ट होगा इससे कम होकर। तो देखिए ना, यहाँ से जोड़िए m माइनस 1, ये पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर यहाँ n तक है, तो n फैक्टर यहाँ पे होगा, ये तो टोटल n प्लस 1 फैक्टर हो गया, और फिर जो है उससे कम, n प्लस 1 से कम होगा तो n, तो m माइनस n हो गया, और जो है वही ऊपर में माइनस होता था m में से। तो क्या हम बोल सकते हैं, सिंस दिस रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3, और फिर n सपोज करके n प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दिए, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सब के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 and 3, सिंस रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर 1 is true for n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 1 2 3 इसके लिए ट्रू है, तो 10 बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, 10 बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, 10 बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर ऑल n, इट इज ट्रू फॉर ऑल n, कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं जी, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं हम ये कि 10 अगर y का वैल्यू ऐसा हो, 10 अगर y का वैल्यू ऐसा हो हमारे पास कि ax प्लस b का पावर में m हो, तो देयरफॉर yn जो निकल के आएगा हमारे पास क्या आएगा, अभी तुरंत आप लोग समझे, और इसको याद भी रखना होगा हमें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहां पे यूज करेंगे इसका हम, कि अगर x प्लस b का पावर m हो तो इसका डिफरेंस क्या होगा कि भाई a का पावर में n जो यहाँ पे है वही, और फिर उसके बाद क्या होगा कि m माइनस 1 कहाँ तक फिर गुना होगा, m माइनस 1 m माइनस 2, देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से कहाँ तक जाता था, m माइनस n प्लस 1 तक जाता था। ठीक है, और फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर में
m माइनस n। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक स्टेप्स भी आपको ध्यान से समझना होगा, आपको एक स्टेप भी समझना होगा कि n है तो n a का पावर n यहाँ पे जो है, फिर n फैक्टर हो रहा है और अंतिम फैक्टर m में से m में से घट रहा है n से कम होकर के, सॉल्व करने के बाद ये आ रहा था और इसका पावर m माइनस। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब सवाल आ सकता है कि अगर क्वेश्चन में ही यहाँ पे a की जगह पर 1 हो तब क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में ही यहाँ पे a की जगह पर 1 हो, a की जगह पर 1 हो तो क्या होगा, 1 का पावर n होगा, तो उसको लिखेंगे भी नहीं। अगर क्वेश्चन में ही यहाँ पे b की जगह पर 0 हो तो क्या होगा, तो जहां जहां b यूज हुआ है वहां लिखेंगे ही नहीं। तो बहुत ही आसान है। तो दो केस भी बनता है यहाँ पे हमारे पास, दो गो केस भी बनता है हमारे पास। देखिए यहाँ पे भी तो दो केस क्या क्या बनता है, जरा देखिए नोट। ये नोट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा एग्जाम में ये भी बताएंगे हम आपको। कि यदि सबसे पहला तो सवाल मेरा नोट में ये है कि इफ m इज इक्वल टू अगर n हो जाए तब क्या होगा। देन y का वैल्यू कितना होगा, ax प्लस b का पावर कितना n। उस केस में इम्प्लाई दैट कि अगर y n जो होगा वो होगा हमारा a का पावर n इंटू n माइनस वन कहाँ तक जी, n माइनस वन n माइनस टू कहाँ तक होता है, तो n माइनस n प्लस वन यही तक होता है। फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर में n माइनस n। याद करिए, अभी इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपके दिमाग में छप सा गया होगा, क्योंकि हम लोग साथ साथ लिख रहे हैं इसीलिए। अगर m होता है तो a का पावर n जितनी बार डिफरेंशिएट करना है वो यहाँ पे जाएगा, और फिर m है तो m माइनस कहाँ तक जाता था, m माइनस n प्लस वन तक, फिर इसका पावर में m माइनस n। अब यही चीज m के यहाँ पे अगर n हो जाए, इफ m इक्वल टू n तो क्या होगा, a का पावर n डिफरेंशिएशन वाला, फिर m माइनस वन होता था, वहां पे अब n है तो n माइनस वन n माइनस टू कहाँ तक, n माइनस n प्लस वन, फिर इसका पावर n m माइनस n होता था तो m के यहाँ पे भी n है। तो इस तरीके से होगा। फाइनली थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। a का पावर n तो रहेगा ही, और ये क्या बन, यहाँ से यहाँ तक बन गया n फैक्टोरियल, और उसका पावर जीरो करेगा तो कितना 1। तो दिस इज y n इज इक्वल टू ये आ गया। अगर ऐसा हो गया तब नंबर 2 नोट नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 1, कि अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए तब क्या होगा। अगर सिर्फ a की जगह 1 हो जाए तो y का उस केस में वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, उस केस में आपके पास y का जो वैल्यू होगा वो होगा x प्लस b का पावर में। तो अब ये x देखिए, तो इसको लिखने का कुछ खास आवश्यकता नहीं है, बस ये हम जस्ट नोट आपको बता दे रहे हैं कि अगर a की जगह 1 हो जाए तो क्या होगा। आप सब बच्चों को पता है कि a की जगह 1 होगा तो 1 का a का पावर 1 का पावर कर देंगे, तो इसको लिखना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, एक ही नोट इंपॉर्टेंट था। अच्छा, b की जगह 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, जहां जहां b है वहां 0 पुट करेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है, जब क्वेश्चन रहेगा तो हो सकता है कि आपको मिल जाए 2x प्लस 5, इसका पावर दे दे 3 और आपसे बोल दे, तो चलिए होमवर्क भी दे देते हैं हम आपको, यहाँ पे एक होमवर्क भी दे देते हैं। अब क्लास जो है शुरू करना होगा दूसरे सेमेस्टर का। देखिए, तो एक क्वेश्चन है होमवर्क, इफ y इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 5x प्लस का 9 है और यहाँ पे पावर है 4, आपको फाइंड करना है, फाइंड y3 एंड y4। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, नंबर 1। नंबर 2 देते हैं, इफ y इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 7x प्लस का 3 पावर में 5, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड y2 एंड y4। तो अब देख रहे हैं सक्सेसिवली डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अब दैट तो फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो अब आपका होमवर्क ये है कि इस दोनों ही रिजल्ट को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ रफ कॉपी में भी लिख रहे होंगे, और फिर रफ कॉपी में लिखने के बाद एक बार बहुत प्रेम से फॉर्मूले को देखिए, समझिए, फॉर्मूला को लर्न भी करना होगा। कि ऐसा नहीं कि हम सब सारा समझ गए हैं तो बस काफी है, उसको ध्यान भी रखना होगा, दिमाग में भी रखना होगा फॉर्मूले को। ठीक है, तो फॉर्मूला को लर्न भी करना होगा, याद भी रखना होगा, और बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जो भी हमने दिया है कम से कम उतना होमवर्क जरूर शेयर करिए ग्रुप में। बाकी मिलते हैं अगले क्लासेस में, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा, आप अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे कि बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, और सिर्फ मैथ्स ही नहीं बाकी पेपर पे भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, पर फीस सिर्फ आपको मैथ्स का देना है। ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स से हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ फी मैथ्स का ही देना है, बाकी पेपर पे वो आपको बोनस मिलेगा।
ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।